आज हम सिंगल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स देखेंगे। ये एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। तो हमने एक सॉर्ट ऑफ स्टेप्स डिफाइन किए थे कि क्वांटम मैकेनिक्स से जो है हम सिस्टम की एनर्जी स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे, उधर से पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। पहले तो सिस्टम की थ्योरी हम देते हैं नंबर 1, फिर उस थ्योरी के मुताबिक हम सिस्टम की एनर्जी स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3 था एनर्जी स्टेट से हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। नंबर 4 पार्टीशन फंक्शन की मदद से हम थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उन थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज का कंपैरिजन हम एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स जो वैल्यूज हासिल होती हैं उन क्वांटिटीज की उससे कंपेयर कर लेते हैं और यूँ हमारी थ्योरी की कंफर्मेशन या उसमें करेक्शन की जा सकती है। तो सिंगल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में किया हुआ है, तो इसकी क्वांटम मैकेनिकल डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, सिर्फ हम इसके रिजल्ट्स को यूज करेंगे जो हम आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े हैं। तो इस सिस्टम को हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, इसकी कॉपीज बना लेते हैं m-1 टाइम्स। तो अब हमारे पास टोटल m सिस्टम्स होंगे वन डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल है उसके, और इसको हम गिब्स एंसेंबल या कैनोनिकल एंसेंबल कहेंगे। अगेन थर्मोडायनामिक्स हासिल करने के लिए हमें इस सिस्टम की तमाम इंडिपेंडेंट क्वांटम स्टेट्स चाहिए होंगी। उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स की हम एनर्जी देख लेंगे, हासिल कर लेंगे, और उस एनर्जी को यूज करते हुए हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज करें कि जो पार्टिकल है उसका मास m है और वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो ऐसे पार्टिकल के लिए होगी वो -h²/2m पार्शियल 2 फाई ओवर पार्शियल x स्क्वायर है, प्लस v ऑफ x फाई ऑफ x इज इक्वल टू एनर्जी टाइम्स फाई ऑफ x है। तो फाई हमारे इस वन डायमेंशनल पार्टिकल का वेव फंक्शन है और v जो है वो पोटेंशियल है वन डायमेंशनल बॉक्स का। और आपको पता है क्योंकि पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसलिए सब चीज़ें पोटेंशियल वेव फंक्शन और डेरिवेटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से, ये मैंने बता दिया था। वी फाई जो है वो वी पोटेंशियल है, फाई वेव फंक्शन है और ई उसकी एनर्जी है। तो हमारा पोटेंशियल जो है वो इस बॉक्स में 0 से L लेंथ का बॉक्स है। तो हम ये करते हैं कि ये इनसाइड द बॉक्स हम पोटेंशियल 0 ले लेंगे, तो इसका मतलब है व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड L v 0 है। और अगर आउटसाइड द बॉक्स जाएंगे जो कि इधर है, तो हमारा पोटेंशियल इन्फिनिटी होगा। तो यानी x अगर लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन L होगा तो हमारा पोटेंशियल इन्फिनिटी होगा। बाउंड्री कंडीशन ये है कि एट बाउंड्री x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L हमारा वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। ये कंडीशंस जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो पाई n ऑफ x इज इक्वल टू a साइन k n x आता है, और k जो है वो n पाई ओवर L के इक्वल है। तो इसकी डिटेल्ड डेरिवेशन आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी है, तो इसलिए हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे इस दफ़ा। और इसमें n जो है वो पॉजिटिव और नॉन ज़ीरो इंटीजर है। अब हमने नॉन ज़ीरो क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो रख दूंगी तो ये तो पाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, a साइन k ऑफ k। n को 0 रखूंगी तो k 0 हो जाएगा, k 0 रखा है तो साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा। तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो हम ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहते। फिर नेगेटिव वैल्यूज हमने क्यों नहीं ली? नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है कि अगर मैं k को -3 रखूंगी तो k ऑफ -3 जो मेरे पास आएगा वो k ऑफ इसको जब मैं साइन की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करूंगी तो वो माइनस साइन के बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है फाई ऑफ -3 इज इक्वल टू माइनस टाइम फाई 3 है। तो इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यूज हमें एक इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन नहीं देती। हम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन चाहते हैं, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव नॉन ज़ीरो वैल्यूज को लेंगे, पॉजिटिव नॉन ज़ीरो इंटेग्रल वैल्यूज को लेंगे। अब हमारी जो एनर्जी है सिस्टम की वो आपको पता है p²/2m होती है। तो p हमारा h कट k होता है, तो h कट स्क्वायर k स्क्वायर की वैल्यू इधर लगा दी, तो हमारे पास एनर्जी जो आ जाएगी वो h कट स्क्वायर/2m n² π² आ जाएगी। तो इसमें n को हम अलग कर लेते हैं, n हमारा एक नंबर है जिसके ऊपर एनर्जी डिपेंड करी। तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अगर L
हम फिक्स कर दें तो पाई एच और एम जो सा वो तो फिक्स्ड ही है, तो अल्फा एक कांस्टेंट है। आपको पता है ना, हमने जी एक्चुअली कैलकुलेट करना, जो हमारा पार्टीशन फंक्शन है उसमें जो हमारी टर्म्स होती है वो माइनस ई ओवर के बी टी टाइप की होती हैं। तो हम उन टर्म्स को ज़रा डिस्कस करना चाहते हैं। तो अल्फ़ा अगर मैं बॉक्स की लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लूँ तो अल्फ़ा 1 सेंटीमीटर जो आता है वो 6 इंटू 10⁻³ जाउल है, जो कि बहुत ही छोटा है। और इसमें से अगर मैं ये ई एन एक्चुअली अल्फ़ा एन स्क्वायर होगा तो अल्फ़ा ओवर के बी कैलकुलेट करूँ तो वो 4.4 इंटू 10⁻11 है, जो कि अभी भी स्टिल स्मॉल नंबर है। रूम टेम्परेचर पे हमारा टेम्परेचर 300 केल्विन होता है, तो हम एक नई क्वांटिटी गैमा डिफाइन कर देते हैं जो कि अल्फा डिवाइडेड बाय के बी टी है। ये आपको पता है, ये इस फैक्टर में हमने अल्फा ओवर के बी टी या एन स्क्वायर को अलग कर दिया। तो इस फैक्टर को हम देख रहे हैं जो हमारे पार्टीशन फंक्शन में ये वाला फैक्टर है। अब रूम टेम्परेचर पे जो ये गैमा टर्म्स आती है अल्फा ओवर के बी टी, ये 1.5 इंटू 10⁻13 आती है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर एल 1 सेंटीमीटर की बजाय एल 1 माइक्रोमीटर ले लूँ तो एल स्क्वायर जो हो जाएगा 10⁻12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो जब एल 1 सेंटीमीटर लिया था तो एल स्क्वायर 10⁻4 मीटर स्क्वायर था। तो ये एक्चुअली यानी अगर एल चेंज करूँगी तो एल स्क्वायर की जो यहाँ वैल्यू है, क्योंकि हमारे अल्फा के अंदर एल स्क्वायर आ रहा है तो एल स्क्वायर की वैल्यू 10⁻4 है और यहाँ पे 10⁻12 है। तो आप देखें 8 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ा है। तो हमारे बाकी सारे नंबर्स यानी अल्फा और गैमा पे भी 8 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ेगा। तो अल्फा माइक्रोमीटर ये 6 इंटू 10⁻26 हो जाएगा। एक्चुअली लेट्स गो टू द फाइनल थिंग गैमा, जो कि ये 1.5 इंटू 10⁻5 की रेंज में आएगा, जो कि इसका मतलब है कि हमारी ये जो पार्टीशन फंक्शन में ये जो एक्सपोनेंशियल में वैल्यू है ये बहुत ही छोटी टर्म हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि गैमा 1 के करीब हो तो इसका मतलब है एल को बहुत ही छोटा होना चाहिए। वो आगे कैलकुलेशन में मैं दिखाऊंगी। एक्चुअली आप देखेंगे कि हमारे लिए ये अच्छी चीज़ है कि अगर गैमा स्मॉल हो, वो भी आगे क्योंकि हमने कैलकुलेशन करनी है। तो चलें हम ना ये जी को कैलकुलेट करके देखते हैं फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, और देखें कि गैमा के स्मॉल या लार्ज होने से हमारी कैलकुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब ये हमारा पार्टीशन फंक्शन है जी ट्रांसलेशनल, ये सम हो जाएगा फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और आपको पता है अगर हम n0 को भी ऐड कर लें, n0 का भी नहीं, वो इंटीग्रेशन में करेंगे। चले ये समेशन जो सा ई रेज टू पावर माइनस ई एन ओवर के बी टी को हम ई रेज टू पावर माइनस गैमा एन स्क्वायर करके लिख सकते हैं। और गैमा इसमें बहुत स्मॉल है और क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव टर्म है तो इसका मतलब है जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये एक्सपोनेंशियल में जो ओवरऑल कैलकुलेशन से रिजल्ट आएगा वो और छोटा होता जाएगा। तो एन इंक्रीज होने से हमारा ये समेशन वाली टर्म जो सी है या इस सीरीज की अगली टर्म छोटी होती जाएगी। तो इसका मतलब है ये समेशन ई रेज़ टू पावर माइनस गैमा एन स्क्वायर जिस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सीरीज कन्वर्ज होगी किसी स्मॉलर वैल्यू के ऊपर। अब हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये वैल्यू आती क्या है। तो ट्रिक हमारा है कि हम समेशन को इंटीग्रल से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन इंटीग्रल से किस कंडीशन पे रिप्लेस कर सकते हैं कि अगर गैमा जो है बहुत ही स्मॉल है। गैमा स्मॉल हो जाएगा तो आप देखते हैं जैसे मैं 0.01 है तो 0.01 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 0.01 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0.02, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0.03। तो आपने देखा था कि माइक्रोमीटर तक की रेंज में हमारा गैमा जो सा था 10⁻⁵ ऑर्डर में आ रहा। तो यानी बहुत समेशन में यानी कि मैं एन की वैल्यू बढ़ाती जा रही हूँ लेकिन जो ओवरऑल टर्म कैलकुलेट हो क्या थी ना ई रेज़ टू पावर, वो एक बहुत छोटी टर्म आएगी 10⁻⁵ सॉरी ये तो गैमा 10⁻⁵ के ऑर्डर का था। और जब इसको इवेल्युएट करूंगी एक्सपोनेंशियल में डाल के तो वो नेक्स्ट टर्म बहुत ही छोटी होगी। तो बहुत छोटी छोटी टर्म्स यानी छोटे डिफरेंस से जब टर्म्स होती है तो हम समेशन को इंटीग्रल में बदल सकते हैं। तो यानी अगर गैमा स्मॉल होगा तो हम समेशन को इंटीग्रल में बदल सकते हैं, अगर गैमा स्मॉल नहीं है तो फिर हम ये ट्रिक नहीं यूज कर सकते। तो गैमा वैसे ये भी देख लेते हैं कि गैमा 1 किस पे होगा।
या गैमा जो उनसे 1 से लार्ज किस वक्त होगा। तो ये मैंने खुद चेक किया था। तो अगर हमारा बॉक्स की लेंथ 10⁻⁻8 मीटर तक रहती है तो जो वो रेशो आती है अल्फा 1 सेंटीमीटर टू दिस एल, ये 10⁻12 हो जाती है और गैमा जो हो जाएगा वो हमारा 0.15 हो जाएगा इस केस में। तो यानी 10⁻8 मीटर तक जो है ना गैमा लेस देन 1 रहता है। लेकिन अगर 10⁻9 पर मैं जाऊंगी तो मेरा गैमा जो सा होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इवन दो ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल में जो चीज़ है वो तो यानी स्मॉल ही आएगी, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो कंटिन्यूस यानी कि हम इंटीग्रेशन समेशन को इंटीग्रेशन में बदल नहीं सकते, तो इसलिए हम स्मॉल गैमा के साथ कैलकुलेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमने ये हमारा समेशन जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक है जी के लिए, लेकिन हम इसको इंटीग्रल में हम 0 से इन्फिनिटी कर लेते हैं, क्योंकि 0 से एक्चुअली हमारी इंटीग्रेशन ज़रा इजी हो जाएगा। इससे एक कांस्टेंट टर्म का इजाफा होगा जो कि यानी हम उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ई रेज़ टू पावर n की जगह पे 0 लगा देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 है एक नंबर जो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज कि ये ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की एक टर्म है, तो इसमें हमारा एक्स जो है वो स्क्वायर रूट गैमा एन के इक्वल है। इसमें एक्स जो है ना वो स्क्वायर रूट गैमा एन है। तो इसको आई ले लिया, आई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लिया। ये मैंने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिया क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन जो सी है ना वो ज़रा ईजी है। आपको पता है जब हमें 0 से इन्फिनिटी लेना होगा तो वो इसका हाफ टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल है, स्क्वायर है। तो हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, तो जो राइट साइड पे इंटीग्रल आएगा वही लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल आएगा। 0 से इन्फिनिटी और 0 से माइनस इन्फिनिटी सेम वैल्यू आएगी, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे x की टर्म में हमने आई को लिखा, लेकिन आपको पता है वेरिएबल को अगर मैं एक्स लिखूं या वाई लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही इंटीग्रल आई मैंने वाई की फॉर्म में लिख दिया। अब दोनों इंटीग्रल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड पे आई स्क्वायर हो जाएगा, तो राइट साइड पे एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर इंटीग्रेशन है, और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ई रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर कंबाइन होकर आर स्क्वायर बन जाएंगे। और तो अब हम ये कर सकते हैं ट्रिक कि हम अपने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी लिमिट्स होंगी वो भी अकॉर्डिंगली चेंज। आपको पता है एक्स जो था और वाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक था, लेकिन आर क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट होता तो वो 0 से इन्फिनिटी तक होगा, और थीटा जो है वो 0 से 2 पाई तक होता है। ई रेज़ टू पावर माइनस आर स्क्वायर, और ये डी आर जो है हमारा वो सॉरी ये अगर x ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है तो डी एक्स डी वाई आर डी आर डी थीटा होता है। तो आर डी आर जो है ना उसके साथ 2 हम खुद से लगा दें या कर दें, सिंपली इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर लेते हैं, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर है, ये मैंने किया हुआ है। अगर आप आर स्क्वायर को यू ले लें तो आर डी यू हो जाएगा, और आर डी यू बाई 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट वही रहेंगी 0 से इन्फिनिटी। इंटीग्रेट कर लिया, और थीटा जो है वो अभी ये सिर्फ आर वाले पार्ट को मैं ये कर रही हूँ इंटीग्रेशन, तो आर वाले पार्ट की इंटीग्रेशन -1/2 आ जाएगी। ये -1/2 जो आता है ये बाहर आ जाएगा और एक माइनस अंदर आ जाएगा, तो यूँ हमारे पास आंसर प्लस आ जाएगा। और थीटा वाले पार्ट की इंटीग्रेशन जो सी है 2 पाई। जी 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 बेटा वेट मामा देखती है। और अब आई स्क्वायर जो है वो हमारा पाई आ जाएगा, क्योंकि हाफ और 2 ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आई जो है वो स्क्वायर रूट पाई आ जाएगा। हमारा जो है वो आई प्राइम 0 से इन्फिनिटी है, तो इस वैल्यू का भी हाफ हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट पाई बाई 2 आ जाएगा। अब बस हमने एक्स की जगह पे ये स्क्वायर रूट गैमा एन वाली वैल्यू की सब्सटीट्यूशन करनी है। तो जब हम हमारा जो जी है वो एक्चुअली 0 to इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस गैमा एन स्क्वायर डी एन है,
तो यहाँ पे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा एन लगाने से ये होगा कि हमारा स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाई गैमा, गैमा का फैक्टर जो है वो डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन से जो चीज़ इधर साथ में होती है वेरिएबल के, वो डिवाइड हो जाती है। और हमारा आई प्राइम ये हाफ पाई बाई गैमा हो जाएगा। अगर हम हाफ को अंदर ले जाएं तो ये 1/4 हो जाएगा। तो हमारा जी ट्रांसलेशन पाई डिवाइडेड बाई 4 गैमा है। गैमा को हमने लिख दिया अल्फा ओवर के बी टी, और अल्फा की भी वैल्यू लगा दी। अल्फा जो सा हमारा था वो एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर 2ml स्क्वायर था। तो इसमें ये 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर बचा, पाई एक पाई से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो जी ट्रांसलेशन बच जाता है, इसमें सिर्फ एल जो है एल स्क्वायर की टर्म आ जाएगा, बाकी सारी टर्म एल और एच कट स्क्वायर है। एम के बी टी डिवाइडेड बाई 2 बाई सारी लीनियर टर्म है। अगर हम चाहें तो ये एल को बाहर निकाल सकते हैं, तो और बाकी जो भी टर्म्स है वो सिस्टम के लिहाज से देखा जाए तो कांस्टेंट है। एच कट भी कांस्टेंट है, पाई 2 टी। टेम्परेचर हम सिस्टम का कांस्टेंट रख रहे हैं के बी, और मास कांस्टेंट है। तो एल को हम वेरी कर रहे थे। तो बाकी जो चीज़ बची है उसको हमने लैम्डा डी का नाम दे दिया है। तो ये एल डिवाइडेड बाय लैम्डा डी है। तो लैम्डा डी को अगर मैं एक्सप्लिसिटली लिखूं तो ये 2 पाई एच का स्क्वायर ओवर एम के बी टी होल का स्क्वायर रूट है। और इसको हम थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। आपको पता है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी होती थी। और अगर किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम में डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो कि हमारे सिस्टम के केस में थी, पी एन इज इक्वल टू, आपको पता है वो एच कट के इक्वल था, पी इज इक्वल टू एच कट के होता है। और के की क्योंकि वैल्यूज एन पे डिपेंड कर रही हैं, तो के की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए पी की डिस्ट्रीब्यूशन है। पी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो लैम्डा की भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो एक एवरेज वैल्यू कोई उस डिस्ट्रीब्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। और जो थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा उसको हम थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। और ये क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, आप देख सकते हैं इसमें टी का फार्मूला आ रहा है। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है कि थर्मल एक्साइटेशन एग्जिस्ट करेंगी, और जो लैम्डा डी है वो उसकी एवरेज वैल्यू है उन वेवलेंथ्स की। और अब हमारा जी जो है वो एल मल्टीप्लाइड बाई ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है एम के बी टी ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर। लेकिन आप देखें कि इसमें ये एच कट आ रहा है। इस एच कट को अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो मेरा जी इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन हम फिजिकल क्वांटिटीज तो इन्फिनिटी नहीं होते, हम उनको फाइनाइट रखना चाहते हैं। तो इन्फिनिटी वाली थ्योरी जो है वो फिजिकल नहीं होती। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक मैथमेटिकल ट्रिक ही करते हैं। जैसे हम आपने मैथमेटिक्स में सीखा पापा के, पहले हम सारी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सबसे एंड पे मैथमेटिकल लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, अभी जी के अंदर एच कट की लिमिट नहीं लगाएंगे, पहले हम अपनी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी एंड पे मैथमेटिकल लिमिट लगाएंगे। तो हमारी सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी या थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, जो माइनस के बी टी टाइम्स लॉग जी है। इसमें जी की वैल्यू पुट कर दी तो ये इस टर्म का लॉग है। और हमारी एंट्रोपी जो है इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब ये डिफ्रेंशिएशन वाला काम सिर्फ मैथमेटिक्स ही है। आपको पता है कि बी टी था और साथ में लॉग वाली टर्म थी, तो पहली टर्म में ये टी का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, और दूसरी टर्म में ये लॉग वाली टर्म की डिफ्रेंशिएशन की। लॉग वाली टर्म में सिंप्लीफिकेशन करूंगी तो आप देखें ये और ये टर्म मिलके 1 हो जाएगी इसमें, लेकिन टी को मैं बाहर निकालूंगी क्योंकि ये वाला टी जो सा है वो इस टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये बाहर वाली टर्म के साथ बाकी जो भी बचेंगी ना टर्म, वो इन दो के कम्बिनेशन से उससे कैंसिल हो जाएंगी। तो ये कैंसिलेशन कर दिया, तो हमारे पास एक लॉग वाली टर्म बच जाएगी और एक सिंपली के बी बाई 2 वाली टर्म बच जाएगी। के बी बाई 2 कॉमन आ जाएगा, बल्कि नेगेटिव साइन भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पीछे एंट्रोपी बच जाएगी। अभी भी हम एच की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि एंट्रोपी एज सच हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते। जो चीज़ मेजर की जाती है स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है। तो इसमें ये पहली टर्म
लॉग है, ये लॉग वाली टर्म का हमने डिफरेंशियल जहाँ पे भी कैलकुलेट किया था जो कि -kb/2 आया था, और ये दूसरी टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा, ये 0 इधर लिख लिया, और kb जो सा था वो पार्शल s बाय पार्शल t को अभी कैलकुलेट करना, तो -kb/2 मैंने बाहर लिख दिया और ये -t बच गया। पिछली दफ़ा ये t जो सा था ना ये इधर कैंसिल आउट हो गया था, लेकिन यहाँ पे अब कैंसिल नहीं हो सकता। तो जब ये पार्शल s ओवर पार्शल t की वैल्यू मैंने CV में सब्सटीट्यूट की तो ये आंसर मेरे पास kb/2 आ गया। अब मैं अपनी लिमिट h कट को 0 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि क्लासिकल चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपनी एज कट को 0 पुट करना है। तो आप देख सकते हैं कि वन डायमेंशनल पार्टिकल के लिए जो कि एक बॉक्स में है, वो जो स्पेसिफिक हीट को कंट्रीब्यूशन करता है कांस्टेंट वॉल्यूम, वो kb/2 है। आई थिंक आपको 3 डायमेंशनल की पता होगी, वो 3 kb/2 होती है। 3 डायमेंशनल वाली जो है वो हम इसके बाद करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगी। तो आज के लिए वन डायमेंशनल पार्टिकल का ये फिजिकल रिजल्ट हमारे पास आ गया कि स्पेसिफिक हीट जो है वो एक डायमेंशन में जो कंट्रीब्यूशन करती है वो kb/2 होती है। दैट्स